हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स के ऑपरेशंस देखे थे, है ना। और उसमें भी पर्टिकुलरली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उन सबको मैंने ग्राफिकली भी आपको शो करके दिखाया था। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। वेक्टर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें सीखना है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होता है ना। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, है ना। ये है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और दो वेक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, एक रिजल्ट जो आता है उसके बेसिस पे हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी आप अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आपको वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है या फिर स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है ना। आपके पास याद होगा, आप लोगों ने अगर फिजिक्स में किया होगा तो जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो वर्क क्या होता है, वर्क अगर आपको फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है और स्केलर क्वांटिटी मिलता है ना। तो वो वर्क वाला जो होता है F × S वो क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, यानी हम दो वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही है लेकिन रिजल्ट दो आते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है, पहले हम उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपको डिफाइन होता है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, और इस दोनों में हम ये सिंबल यूज करते हैं प्रोडक्ट के लिए। कौन से प्रोडक्ट के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपको डॉट यूज करना है। आपको याद होगा बचपन में आपने 2 × 3 ऐसे भी लिखा था और 2 × 3 ऐसे भी लिखा था, है ना। लेकिन वेक्टर के केस में इस दोनों का अलग अलग मीनिंग है ना। तो यहाँ पे जब आपको स्केलर प्रोडक्ट करना होगा, वर्क में आपको याद होगा आप F.S करते थे, है ना। तो ये A.B वेक्टर है और ये चीज डिफाइन किस तरीके से, ये चीज डिफाइन किया हो गया है मॉड A मॉड B कॉस थीटा से। ठीक है ना, क्या है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। यानी अब अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान दोगे तो मॉड A क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, मॉड B क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और कॉस थीटा भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो राइट हैंड साइड में कंप्लीटली आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसलिए A.B भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ये समझ में आ रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें स्केलर प्रोडक्ट का नेमिंग आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको, है ना, बिकॉज रिजल्टेंट इज स्केलर, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली में, स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज A.B हम यूज करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी है कि नहीं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि यहां पे हमने डॉट का सिंबल यूज किया है, क्योंकि इस सिंबल में जिसको हम कभी कभी डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी नाम है और इसका दूसरा भी नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी है ना। तो ये इस टाइप से नेमिंग है ना। नेमिंग क्यों वो आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड पॉइंट जो आपके पास A.B जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है ना। तो A.B क्या होता है, A.B इज अ रियल नंबर। हमेशा आपको A.B आपको क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। क्लियर है।
तो ए डॉट बी इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बस उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करना है। अब आपको याद होगा कि हमारे पास जो 3D कोऑर्डिनेट था, है ना, इसमें हमने एक्स वाई जेड एक्सिस लिया था, याद होगा। तो ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है और ये मेरे पास z है। और तीनों के अलोंग हमने क्या लिया था, तीनों के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर लिया था। यूनिट वेक्टर याद होगा, ये क्या है, i, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप, है कि नहीं। अब देखो इसी वाले डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू, है ना, थीटा की वैल्यू मैं मान लो यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, है ना, थीटा की वैल्यू मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ। यानी a और b अगर 0 हो जाएगा तो a डॉट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ इफ थीटा इक्वल टू 0 देन a डॉट b इक्वल टू क्या होगा, मॉड a इंटू मॉड b। आ रही बात समझ में। और a और थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया, है ना। यहां पे देखो, यहां जो दो क्वांटिटी आपके पास डिफाइन की हुई है, मॉड ए और ये थीटा, एक्चुअली में कौन सा थीटा है, तो इसको आप देख लो एक बार। ये मेरे पास ए वेक्टर होगा, है ना, ये मेरे पास ए वेक्टर होगा और ये मेरे पास बी वेक्टर होगा, ठीक है। इस दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, यही एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये बी एक्चुअली में कहां आ जाएगा, इस तरफ ही आ जाएगा, है ना। यानी ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 होता है तो ए और बी आपस में क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो देखो थीटा यहां पे अगर आपके पास 0 हो जाएगा तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी, है कि नहीं। और अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन ए डॉट बी कितना होगा, देन ए डॉट बी कितना होगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल है, डेफिनेशन देखो, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमने थीटा की वैल्यू क्या ले ली, थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री ले ली, है ना। तो थीटा 90 हो जाएगा तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे ये चीज आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट 0 होता है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। पॉसिबल है कि नहीं, परपेंडिकुलर का डेफिनेशन वही होता है कि बीच में का एंगल 90 डिग्री हो। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल का मतलब भी वही सेम ही है, ठीक है। और इसी को थर्ड लैंग्वेज में ऐसे ही बोलते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, है ना। तो कभी भी आपको ये तीनों में से कोई सा भी वर्ड दिखाई पड़े, परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो या 90 डिग्री हो, है ना, तो हमें हमेशा किसके बारे में सोचना है, हमें ये सोचना है कि दोनों के बीच का डॉट कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसको यहां पे मार्क करके लिखा हुआ है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बताओ कि अगर दोनों वेक्टर सेम हो जाए, ठीक है, अगर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो जाए, अगर ए इक्वल टू बी वेक्टर हो जाए तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0, होगा कि नहीं। और क्योंकि ए और बी इक्वल है तो ए डॉट ए हो जाएगा, है ना। और ए डॉट ए की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, मॉड ए स्क्वायर। देखो वेक्टर का जो डेफिनेशन है, ए डॉट बी का जो डेफिनेशन है, उसमें आप ए और बी की जगह पे पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरे पास डेफिनेशन है, ए अगर ए और बी आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ पे हम ए पुट करेंगे, और दोनों अगर इक्वल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। तो देखो मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसको यहां पे नोट डाउन कर रहे हैं। एक और चीज जो आपको यहां पे समझ में आ रही होगी कि हम यहां पे अगर मान लो कि मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये आपने
पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर एक एक्सिस के, है ना, हर एक एक्सिस में एक्स वाई एक्सिस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास हर एक एक्सिस के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं, है कि नहीं। तो मान लो कि मेरे पास ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक यूनिट वेक्टर है और हर एक के अलोंग हमें क्या पता है, यूनिट वेक्टर पता है। अब क्योंकि वो यूनिट वेक्टर भी क्या है, अपने आप में एक वेक्टर ही है, तो अगर मैं आई को आई के साथ डॉट करूं तो आप क्या मिलेगा बताओ, जे को जे के साथ डॉट करूं तो क्या मिलेगा, के को के के साथ डॉट करूं तो क्या मिलेगा, है ना। तो देखो ये सेम ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या, सेम वेक्टर है तो ये एक्चुअली में क्या हो जाता है मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड आई का, है ना, मॉड आई का स्क्वायर, और मॉड आई कितना होता है 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना। तो अगर आप सेम वेक्टर को, है ना, सेम यूनिट वेक्टर को, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो आई जे के को अगर खुद के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे और कौन सा प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे के साथ डॉट करता हूं, आई को मैं के के साथ डॉट करता हूं, के को मैं जे के साथ डॉट करता हूं, ठीक है, जे को मैं, है ना, आई को मैं जे के साथ डॉट करता हूं, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देखो आई को जे के साथ डॉट करने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जस्ट अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो प्रोडक्ट कितना होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वैसे ही बाकी सारा पार्ट भी आप देख पाओगे तो ये सब क्या होता है, तीनों 0 होगा, है ना। तो सेम यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या दे देगा आपको 0 दे देगा, ठीक है। और अगर आपको ये अब समझ में आ रहा है तो अब आप क्या कर सकते हो, वेक्टर का प्रोडक्ट लिख सकते हो, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड कैसे करना है एक्चुअली में वो सीखना है, क्योंकि आपको जो वेक्टर गिवन होगा वो किस फॉर्मेट में गिवन होगा, आई जे के फॉर्मेट में ही गिवन होगा, है ना। तो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, मान लिया कि मेरे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मैं b1 b2 b3 के फॉर्म में ले रहा हूं, है ना। तो b1 आई प्लस b2 जे प्लस b3 के कैप, और अगर मैं इस दोनों को आपस में डॉट करता हूं, a डॉट b करता हूं, तो a डॉट b का मतलब क्या हो गया कि आपको पहले ये वेक्टर लिखना है कंप्लीटली, है ना, a3 के लिखना है, और इसको हम b वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b1 आई b2 जे प्लस b3 के कैप, और इसके साथ हमने डॉट किया, है ना। और जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते हो सेम उस टाइप से ओपन करो, ये a1 आई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b1 आई के साथ, है ना। तो a1 और b1 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, i के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो i डॉट, यहां पे क्या है डॉट है, तो i डॉट i कितना दे देगा आपको 1 दे देगा, तो क्या बचेगा आपको a1 b1। फिर जब इसको मैं दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे, है ना, सेकंड वाले टर्म से, ब्रैकेट को कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो इसको जब आप सेकंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a1 b2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो i है वो j के साथ डॉट देगा, और j के साथ डॉट देगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना। वैसे ही इसका इसके साथ भी 0 हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, और इसका इसके साथ आपको एक टर्म देगा, और वो को टर्म कौन सा होगा, प्लस a2 b2, है ना। तो बाकी सारे टर्म आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एक्चुअली में आपके पास टर्म बचेगा क्या, बाकी सारा टर्म यहाँ पे 0 हो जाता है ना। तो देखो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। देखो डॉट निकालना कितना इजी है ना। अगर मेरे पास a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है तो हमें बस सिंपली करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है कि नहीं। हमने i कंपोनेंट को i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, j को j के साथ किया, k को k के साथ किया, और सबको क्या किया मैंने ऐड कर दिया, है ना। तो इसलिए ये देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी है। और जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन हमारे पास क्या है a डॉट बी का, तो a डॉट बी का हमारे पास डेफिनेशन है a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो
जस्ट अभी अगर आप मान लो कि अगर आपका ए और बी वेक्टर जो है वो आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने वो अभी ऊपर में लिया है, तो मान लेते हैं कि मेरा आई ए ये है और बी वेक्टर ये है ना। तो ए और बी वेक्टर अगर हमें पता है तो इसमें से देखो आप क्या क्या चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ए डॉट बी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड ए हमें कैलकुलेट करना आता है, मॉड ए क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। मॉड बी हमें निकालना आता है, बस बच क्या गया, थीटा। यानी अगर आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, है ना, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। मान लो कि मुझे दो वेक्टर किसी ने दे दिया ए और बी और बोला कि इस दोनों वेक्टर के बीच में मुझे एंगल बताओ कितना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं ना। यहां से देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी, ठीक है। और थीटा की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पे मैं इसको पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, पॉइंट बना के लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है और हमें इस दोनों के बीच में कितना एंगल है वो निकालना है। और वो एंगल हम कैसे निकालेंगे, यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा को हम लिख पाएंगे कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, है ना। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अब देखो अगर आपको थीटा निकालना है तो आपको क्या क्या निकालना होगा, ए डॉट बी निकालना होगा। ए अगर आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बी भी अगर आई जे के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ए डॉट बी निकालना बहुत ईजी है ना। मॉड ए निकालना आता है, मॉड बी निकालना आता है, बस हमें उसका क्या लेना है, कॉस इनवर्स निकालना है, ईजी है। तो जब भी हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है तो हमें एक्चुअली में क्या यूज करना पड़ता है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है, क्लियर है। कभी भी हम स्केलर प्रोडक्ट वगैरह यूज, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज है, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं उसको कलेक्ट करवा दूंगा अभी, ठीक है। और एक और पॉइंट आप यहां से देख पाओगे कि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा, है ना। तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और साथ ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ए डॉट बी, है ना, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अगर एक और टर्म इसमें होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो एक और टर्म है डॉट प्रोडक्ट में, इसको देखते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। तो देखो जब प्रोजेक्शन की बात करता है वो, है ना, कि प्रोजेक्शन हमें निकालना है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, और वो दोनों के बीच में कुछ एंगल थीटा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो एक वेक्टर मेरे पास ये है, ए वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ये ले लिया बी वेक्टर, ठीक है। मान लो मैं बी का प्रोजेक्शन ए पे देख रहा हूं, तो बी का प्रोजेक्शन देखने का मतलब क्या हो गया कि करना क्या आपको, कि अगर बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो बी की तरफ से अगर आप लाइट जलाओगे, है ना, बी की तरफ से अगर आप लाइट जलाते हो तो इसको अगर मैं सॉलिड मान लेता हूं, ठीक है, ये जो बी वेक्टर है इस लाइन को अगर मैं सॉलिड मान लेता हूं तो इसका कुछ ना कुछ इमेज इस वेक्टर ए पे पड़ेगा, है कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका कुछ ना कुछ इमेज यहां पे बनेगा, है ना। यही क्या कहलाता है, इमेज क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। किसका प्रोजेक्शन, बी का प्रोजेक्शन ए पे। अगर आप इस तरफ से लाइट जला दोगे तो क्या हो जाएगा, ए का प्रोजेक्शन बी पे बनने लगेगा। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है। तो बी का प्रोजेक्शन ए पे कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, याद होगा आपको, समझ में आ रहा है।
ये अगर लेंथ हमें क्या पता है, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हमें पता है, ये कितना लेंथ है, अगर वेक्टर पता है तो लेंथ भी हमें पता होगा, याद है, तो ये कितना हो गया मॉड बी। ये लेंथ एक्चुअली में कितना होगा, ये प्रोजेक्शन है ना, तो ये बी जो है ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं। तो प्रोजेक्शन अगर मैं यहां पे लिखूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा, मॉड बी इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखो अगर हमें ए और बी वेक्टर पता है तो आप मॉड बी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का एंगल से, है ना। लेकिन हम इतना चीजें अलग अलग कैलकुलेट करना नहीं चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एक डेफिनेशन तो ऑलरेडी है। किसका डेफिनेशन, देखो बी कॉस थीटा कहां पे आता है, मॉड ए सॉरी ए डॉट बी को हम क्या लिखते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। देखो हमें निकालना क्या है, मॉड बी कॉस थीटा निकालना है, और मॉड बी कॉस थीटा क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ पे देखो मॉड बी कॉस थीटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्या हमें थीटा निकालने की जरूरत है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मॉड बी कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए, है कि नहीं। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा इसको, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए वेक्टर, है ना, और यही हमारा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, है ना। तो देखो कितनी इजीली हम लोगों ने निकाल लिया, हमें ना ही थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ा, डायरेक्टली हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यूज करके इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो इजी है ये चीजें समझना, है ना, तो ये चीजें समझना इजी है, तो इसको आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। तो ये प्रोजेक्शन भी निकालना इजी हो गया अब, है ना। वैसे ही अगर इसने अगर बोला होता, इसी सेम क्वेश्चन में उसने बोला होता कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है ना, अगर मान लो कि इसी में सेकंड पार्ट उसने ये बोला होता, सेम ही क्वेश्चन है वैसे अलग नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालने के लिए बोला होता, तो मैं क्या करता, तो मैं ऐसा फिगर नहीं ड्रॉ करूंगा, कैसा फिगर ड्रॉ करूंगा, मैं बी को इस तरफ ले लेंगे, है कि नहीं, और ए को इस तरफ ले लेंगे, और ए को बी का प्रोजेक्शन निकालना है तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ए कॉस थीटा, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ मॉड ए कॉस थीटा, देखो मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी, है ना। तो इजीली आप ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, तो देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रख के चलना है कि कैसे डॉट प्रोडक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना क्या है, बहुत इजी है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इजी, है ना, कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इजी, है ना। तो कैलकुलेशन डॉट प्रोडक्ट का वेरी इजी होता है, डॉट प्रोडक्ट इज वेरी इजी, है ना। ये आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए डॉट बी हम क्या लिखते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है कि नहीं, यही चीज है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। देखो कितना इजीली हम निकाल पा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हमें किसी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, तो हम एक्चुअली में यूज क्या करेंगे, हम एक्चुअली में यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट ही हमें यूज करना है। क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। समझ में आ रहा है क्या, हमें क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। और अगर हमें एंगल निकालना होगा तो एंगल हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय
मॉड ए मॉड बी, है ना। तो देखो ये वाला टर्म निकालना कितना इजी है। तो जब भी आपसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए बोले तो हमेशा हमें क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ, जस्ट अभी हमने देखा था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना। जब भी आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैलकुलेट करना हो, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स डायरेक्टली लिख लो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैलकुलेट करना है तो हमें क्या यूज करना है, हमें अभी भी डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है। क्लियर है। और प्रोजेक्शन ऑफ क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए या ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी, डिपेंड करता है कि आप ए का बी पे प्रोजेक्शन निकाल लो या बी का ए पे प्रोजेक्शन निकाल लो। क्लियर है। तो ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसमें है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, if angle between two vector is 90 डिग्री, या वो ऑर्थोगोनल होता है या परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन हो, तो देन हमें लिखना क्या है, पहली चीज, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0, है ना। हमेशा हमें यही चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन आता है कि कहीं पे भी अगर आपको एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, वो ऑर्थोगोनल दिया हुआ या परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 सबसे पहली चीज हमें वहां पे लिख देना है ना। तो ये 4 पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अगर इस टाइप से दिया रहता है, प्रोजेक्शन निकालना हो या एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना हो, है ना, या इस टाइप से एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर वगैरह दिया हो। ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन है जहां पे हमें क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का कैलकुलेशन काफी इजी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू आप समझने का ट्राई करो। बाकी आपके पास एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं ही बहुत सारे, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड दी एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के एंड आई माइनस जे माइनस के। ठीक है, ये हमें वेक्टर दिया हुआ है, हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। तो क्या लिखेंगे एंगल, तो सबसे पहले एक वेक्टर को ए मान लो, आई प्लस जे प्लस के, और दूसरे वेक्टर को मैं बी मान लेता हूं, है ना, आई माइनस जे माइनस के। और अब बताओ कि क्योंकि हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, है ना, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 1 -1 इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो √3, इसकी मॉड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा है। ठीक है, यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं कॉस थीटा कितना लिख सकता हूं, -1/3, और थीटा की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/3। दिख रहा है क्या, इस फॉर्मेट में भी आप आंसर छोड़ सकते हो, है ना, क्योंकि हम डायरेक्टली थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इनवर्स के टर्म में हम क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, है ना। तो देखो जब भी हमें एंगल निकालना हो, हमेशा क्या यूज करना है, डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है। अगर वो हमें दो वेक्टर दे दे और पूछे कि बताओ ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, उन सारे क्वेश्चंस को आप चेक करोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे यूज करना है। ठीक है। एक चीज बस ध्यान रखना है कि हम ये सब चीजें किस पे कर रहे हैं, वेक्टर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सब चीजें हम पॉइंट्स पे नहीं कर रहे हैं, है ना।
ये सब चीजें हम किस पे कर रहे हैं, वेक्टर्स पे कर रहे हैं। तो वेक्टर्स हमारे पास होना चाहिए तभी हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन चीजों का ध्यान रखना। इसके अलावा वेक्टर्स में आप कुछ कुछ आइडेंटिटीज वगैरह होती हैं, है ना, उस आइडेंटिटीज को भी आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे, है ना। तो कुछ कुछ आइडेंटिटीज में लिख देता हूं, आइडेंटिटीज। ठीक है, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी, ठीक है, और इसका मैं मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली वेक्टर का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई आपको ये लिख के देता है इसका कोई मतलब नहीं है ना, वेक्टर का हम स्क्वायर नहीं करते हैं। तो मॉड का हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मॉड क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी है। ठीक है, यहां पे देखो डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ है ना। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे यूज करना है। सेकेंड चीज, ए माइनस बी का मॉड का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, सेम वही फॉर्मूला, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, और इसी में थर्ड हो जाता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसा अगर कुछ कंडीशन हो तो ये आपको सॉल्व करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको, जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं आपको। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इफ ए बी सी, है ना, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, then ABC are unit vector and A vector plus B vector plus C vector equal to 0। ठीक है, then बोल रहा है find the value of A dot B plus B dot C प्लस C डॉट A। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बेसिकली हमें देखो a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए निकालना है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें अगर ये चीज दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है। ठीक है, और एक और चीज हमें दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया कि मॉड ए कितना होगा 1, मॉड बी कितना होगा 1, मॉड सी कितना होगा 1, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप का टर्म दे, है ना, तो आप क्या करो, इस वाले पार्ट में दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर देना है। आपको क्या करना है, दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, याद नहीं होगा तो इसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, फोर्थ वाला, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के टर्म में मॉड का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड लेके स्क्वायर कर रहे हैं, और मॉड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, मॉड ए पता है हमें 1 है, तो मॉड ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये मेरा 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स, और देखो जो हमें निकालना था वो एक्चुअली में यही क्वांटिटी था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ही हमें निकालने के लिए दिया गया था, है कि नहीं, हमें यही सारी क्वांटिटी निकालने के लिए दी हुई है। ये हो गया, तो देखो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, ए डॉट बी
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2। ठीक है, ये हो गया -3/2। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है, सब चीजें आप कर सकते हो। एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है और क्या चीजें निकालनी होती है। ठीक है, वैसे ही एक और टर्म यहाँ पे है, वो चीज भी आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे हमारे पास डेफिनेशन क्या है ए डॉट बी का, ए डॉट बी का, ये भी एक पॉइंट बना के आप लिख लो यहाँ पे। ए डॉट बी का डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है कि नहीं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और यहां से देखो मैं कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा मेरा हो जाएगा ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, है कि नहीं। आपको याद होगा कि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। तो कॉस थीटा आपका कहां से कहां लाई करेगा, कॉस थीटा आपका कहां से कहां लाई करेगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी के, है ना, मॉड ए मॉड बी, और ये लेस देन इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से एक इनइक्वालिटी फॉर्म होती है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में कभी कभी आ जाता है ये चीजें, कभी कभी वो पूछ लेता है कि ये बताओ ये क्या होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही है, ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक्चुअली में आप मॉड यूज कर लो, है ना। अगर मैं दोनों तरफ मॉड लगा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉड ए मॉड बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर नेम है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज, कॉसी स्क्वेर्ज इनइक्वालिटी, है ना, SCHWARTZ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना आप कि ये नेम फंक्शन है, नेम वाला है, इसको हम बोलते हैं ये कॉसी स्क्वेर्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, जनरली वैसे नेम पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा नेम बस ध्यान रखना कि कभी ऐसा अगर नेम से दे दे तो मतलब हमें ये चीजें प्रूव करना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट को ही हमें बस यूज करना है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीजें आप कर सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस वगैरह देख लेना डॉट प्रोडक्ट के, है ना। कहीं कहीं पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह ये सब यूज हुआ है, तो उन सब चीजों को कैसे यूज कर रहे हैं वो सब चीजें आप एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के क्वेश्चंस वगैरह इस बार आप करके जाना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हो चुका है ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो एग्जाम्पल से उठा उठा के देगा आपको। तो एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से किए हुए होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 आपको अब क्या करना है, कंप्लीट करना है। सिंपल डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन है ना। तो एक्सरसाइज 10.3 हमें अब क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो, बाकी हम लोग फिर इसको नेक्स्ट क्लास में, एक और पार्ट बचा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो एक प्रोडक्ट ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट, एक और टाइप का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो आप लोग भेजते रहना। ठीक है, चलो बाय।